Hello everyone, this is CA Nitin Gupta, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final. So दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे CA फाइनल ऑडिट की प्रिपरेशन की जाए, क्या रहनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी। अगर बच्चे आपका अटेम्प्ट नवंबर 23 के लिए है या आगे मई 24 की बात करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इतना मैं अपनी ओर से एक एश्योरेंस ऑडिट पढ़ाता हूं तो एश्योरेंस की बात करूंगा। इतना मैं आपको एक रीजनेबल या कहूं तो मोर देन रीजनेबल एश्योरेंस आपको दे सकता हूं कि इस वीडियो में बताए गए अगर मेरी टिप्स को आप, मेरी रिकमेंडेशंस को आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पेपर में आप एटलीस्ट एग्जेम्पशन मार्क्स को आप स्कोर कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि कैसे इस पेपर को तैयार करने की आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि क्या क्या बच्चे इस पेपर की तैयारी में गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से या तो उनका जो स्कोर इस पेपर में होता है वो कम रह जाता है या फिर इस पेपर की वजह से उनका जो पूरा ग्रुप होता है ग्रुप 1 फाइनल लेवल पे वो ग्रुप बेटा उनका क्लियर नहीं हो पाता। तो बच्चे क्या गलतियां करते हैं वो गलतियां मैं आपको बताऊंगा। उन गलतियों को कैसे करने से हमें बचना है, कैसे हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे इस पेपर में हम बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड कर सकते हैं, कैसे इस पेपर में हम एटलीस्ट एग्जामिशन मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो नो डाउट थोड़ा सा डिटेल जा सकता है लेकिन बहुत ही यूजफुल, बहुत ही रेलिवेंट सेशन अल्टीमेटली आपके लिए होने के लिए जा रहा है। तो सेशन शुरू करने से पहले प्लीज चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना, बिकॉज फाइनल लेवल में अगर ऑडिट में आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज बच्चे मेरे साथ आप बने रहिए। इतना मैं एक श्योरिटी कह सकता हूं, गारंटी वर्ड तो यूज नहीं करूंगा लेकिन हाँ बहुत एक एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं कि मेरी बताई गई बातों को फॉलो करेंगे डेफिनेटली इस पेपर में आप एटलीस्ट एग्जामिशन मार्क्स को आप स्कोर करके आएंगे। चलिए तो बात करते हैं कि क्या रहनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी में। एक बार चेक कर लूं कि ये कनेक्शन प्रॉपरली आया है या नहीं आया। 1 सेकेंड। चलिए देखिए बच्चे, पहले बात करते हैं कि इस पेपर की प्रिपरेशन में बच्चा जनरली गलती क्या करके आता है। इतना तो देखो आप सभी को पता है कि ये जो पेपर है हमारा, ये हमारा ग्रुप 1 में सी फाइनल की बात करते हैं, ग्रुप 1 में ये हमारा पेपर नंबर 3 होता है। और ग्रुप 1 में जो आपके 4 पेपर हैं उसमें कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बच्चों का अटेम्प्ट रोकने वाला या ग्रुप 1 में कम स्कोर कराने के पीछे जिस पेपर का सबसे बड़ा हाथ होता है वो ऑडिट के पेपर का ही होता है। मानो या ना मानो, सच्चाई को जानो, बात तो यही है कि इस पेपर की वजह से ग्रुप 1 में बच्चा या तो स्कोर कम करके आ रहा है या फिर इसकी वजह से बच्चे का ग्रुप 1 रुक जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, पहले मैं उस रीजन की बात करूंगी क्यों ग्रुप 1 में ये पेपर सबसे खतरनाक पेपर निकल के आता है। और इस बात का आइडिया आप जो आपके सीनियर है ना बेटा उनसे भी आप पूछ सकते हो। अगर आप 10 बच्चों का फीडबैक लेंगे ग्रुप 1 में फाइनल लेवल की बात करें तो उसमें से मैं कह सकता हूं कि मोर देन 70-80% बच्चे यही कहेंगे कि हाँ कि ऑडिट के पेपर ने हमें काफी हद तक डराया था, इस पेपर में स्कोर कम रहा या इस पेपर की प्रिपरेशन हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी कि अदरवाइज ये होनी चाहिए थी। क्या क्या कारण देखो बेटा इस पेपर के पीछे होते हैं कि इस पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। पहली बात कि ग्रुप 1 में ना बच्चे को दो पेपर बहुत स्कोरिंग दिखाई देते हैं। वो दो पेपर कौन कौन से, एक तो आपका जो पेपर होता है एफआर का और दूसरा बच्चे आपका पेपर होता है एसएफएम का। ये कहीं ना कहीं आपके स्कोरिंग पेपर होते हैं, मतलब कि इस पेपर के अंदर आप अच्छा स्कोर करके आते हो। तो एफ आर में बच्चा टारगेट करता है कि हाँ यार अच्छा रहेगा, 70 to 80 मार्क्स कम से कम मेरे स्कोर होने चाहिए। देखो कहने को 80+ का भी टारगेट होता होगा बट मैं एक एवरेज बात करूं तो बच्चे के मन में ये बात चलती है कि हाँ एटलीस्ट एग्जामिशन मार्क्स तो आने चाहिए। और कहने कि 70 to 80 मार्क्स के बीच का टारगेट बच्चा लेता हुआ चलता है। और अकॉर्डिंगली इस पेपर की प्रिपरेशन में चाहे वो एफ आर की बात करें या हम एस एफ एम की बात करें, बच्चा अच्छा खासा टाइम इन दो पेपर में डिवोट करता है क्योंकि वो टारगेट लेके चल रहा है 70 to 80 मार्क्स का और सोचता है कि अगर इन पेपर में हमने इतना टारगेट अचीव कर लिया तो जो बाकी के दो पेपर बचे
बाकी के बच्चे, मतलब इनको प्रायोरिटी पे लेके नहीं चल रहा, बाकी के जो पेपर बचे, बाकी के पेपर कौन से बचे, तो बाकी का पेपर बचा बच्चे का एक तो ऑडिट का, एडवांस ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, एक पेपर बचता है आपके लॉ का। उसमें बच्चा क्या सोचता है कि 50 मार्क्स का भी अगर हमारा स्कोर होता है यहां पर 50 to 60 लेके चलता है, मतलब एग्जामिशन मार्क्स तो बच्चा यहां पर लेके चल ही नहीं रहा होता, वो सोचता है कि 50 to 60 का स्कोर कर गया तो बहुत अच्छे कह सकते हो कि नंबर से हम ग्रुप 1 अपना क्लियर करके निकल जाएंगे। तो बच्चा कहीं ना कहीं जो प्रायोरिटी सेट करता है, जिसे बोलते हैं ना मैन ऑफ द मैच, तो उसके लिए तैयारी करता है वो किसके लिए, एफआर एंड एसएफएम। और इन दो पेपर पे टारगेट वो इतना ज्यादा वो लेके चल ही नहीं रहा, बिकॉज तो ये सोचता है बच्चा, ही देखो मैं बच्चे की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो नहीं करनी है, मैं बात कर रहा हूं कि बच्चा इस पेपर की स्ट्रेटजी कैसे बना रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस ग्रुप के लिए बात करी कि मैं एफआर के पेपर के लिए, एसएफएम के पेपर के लिए बच्चा अच्छा टारगेट सेट करता है, और बिलीव मी जो टारगेट आप सेट करते हो तो टारगेट आपको मिल जाते हैं, कि अगर आपने उस पर बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करी है, उस प्लानिंग को आपने एग्जीक्यूट किया है, तो नो डाउट बच्चे आपको जो भी आपने टारगेट सेट किया होगा डेफिनेटली वो टारगेट आपको मिल जाता है। तो आपने टारगेट सेट करा है एफआर के लिए, आपने टारगेट सेट करा है एसएफएम के लिए, तो आप पूरी जी जान कह सकते हो कि अपनी स्टडी का मोर देन 60% टाइम आप इन दो पेपर की तैयारी में लगा देते हो। शुरू से बच्चा इन दो पेपर के ऊपर अच्छा खासा अपना टाइम डिवोट करते हुए चलता है। लेकिन जब बात आती है ऑडिट की और लॉ के लिए, तो बच्चे ने शुरू से इस पर टाइम पूरा डिवोट नहीं किया जितना कि ये पेपर डिजर्व करते हैं। भाई साहब एफआर भी 100 नंबर का है, एसएफएम भी 100 नंबर का है, तो ऑडिट और लॉ के पेपर भी जो होते हैं ना वो 100 नंबर के लिए होते हैं। तो जितना टाइम आप एफआर को दे रहे हो, जितना टाइम आप एसएफएम को देते हो, उतना टाइम आप किसको भी दीजिए, एटलीस्ट ऑडिट और लॉ को भी बेटा आप दीजिए, क्योंकि बच्चा वो टाइम शुरू से देता हुआ नहीं आ रहा होता। और लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं देखो बेटा पेपर तो पूरा 100 नंबर का है, टाइम तो अपना लेके चलेगा, तो लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं ऑडिट और लॉ का जो पेपर होता है वो बच्चे पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट कर देता है। और ये प्रेशर क्रिएट हो जाने की वजह से बच्चा लास्ट मोमेंट पे क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं ऑडिट या लॉ के वो बच्चा जो बैच ज्वाइन करता है वो फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए जाता है। क्या कहीं से मुझे क्या मिल जाए, इन पेपर को तैयार करने के लिए मुझे किसी टीचर के समरी नोट्स मिल जाएं, फास्ट ट्रैक बैचेस को हम कवर कर लेते हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं इस पेपर के साथ, इन दो पेपर के साथ बच्चे ने कॉम्प्रोमाइज किया। अब लॉ में बच्चे को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो लॉ में क्या है कि जो आपने लॉ में पढ़ा है उससे रिलेटेड केस स्टडी आ रही है, और बच्चा कहीं ना कहीं जो लॉ के प्रोविजंस होते हैं, किसी भी सेक्शन का प्रोविजन होगा वो केस स्टडी के साथ लिंक कर सकता है, और अकॉर्डिंगली वो केस स्टडी को अटेम्प्ट करके आ जाता है। लेकिन जब ऑडिट में बात करते हैं तो यहां पर तो आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आते हैं, तो एसए पर जो बच्चे की कमांड है वो इतनी अच्छी नहीं होती। स्टैंडर्ड्स पे बच्चे की जो कमांड होती है वो एवरेज है। हाँ कुछ एसएस होते हैं जो सिंपल है, वहां पे कमांड आपकी नो डाउट अच्छी हो जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड्स पे अगर हम बात करूं, मैं अगर बात करता हूं ऑन एन एवरेज, तो बच्चे की जो कमांड होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। और जो बच्चे की कमांड अगर इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो बेटा उस पर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चा उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाता। फिर अगर कोई आप जैसे आप कोई भी लॉ का आप सेक्शन पढ़िए, उस सेक्शन को अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया तो उस सेक्शन को पढ़ने के बाद उस सेक्शन से रिलेटेड जो केस स्टडी होती हैं उसे आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि पढ़ना किस तरीके से होता है। मैंने कई सारे बड़े टीचर्स को देखा है कि वो बच्चे को स्टैंडर्ड्स डिटेल में पढ़ाते ही नहीं है, वो केवल क्या करते हैं कि पूरा एसए डिटेल में पढ़ाने के बजाय शुरू से ही बच्चों के लिए एक समरी बना रखी होती है, और उसी समरी से बच्चे को वो स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। नो डाउट वो काम सही है, लेकिन वो केवल बेटा किसी एसए का ओवरव्यू देने के लिए ठीक है, लेकिन आप फाइनल लेवल की तैयारी कर रहे हो और आप केवल एक समरी चार्ट के जरिए बच्चे को आप एसए पढ़ा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या कि आपने उस एसए का अच्छा ओवरव्यू तो बच्चे को दे दिया कि ये एसए कहना क्या चाहता है। लेकिन जब मैं एसए को देखता हूं कि एसए का एक लेवल क्या है, एसए की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस एसए पर बन सकते हैं, बच्चे ने शुरू से उसको देखा ही नहीं था, और कहने के बच्चे ने एक समरी वे में एसए को तैयार किया। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो बच्चा स्टैंडर्ड पे एक शॉर्टकट ले लेता है, और उस शॉर्टकट को लेने की वजह से बच्चे के स्टैंडर्ड पे कमांड अच्छी नहीं होती। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि स्टैंडर्ड्स पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
वो लगभग, अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, एक्सेप्शनली किसी अटेम्प्ट में हो सकता है ज्यादा का आया हो, कोई कम रहा हो, बट अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 25 से 30 नंबर की कवरेज लगभग एसएस के ऊपर बनती है। इस बार का भी जो पेपर था आपका, मई 23 का अटेम्प्ट था, तो उसमें भी एसए की जो कवरेज थी वो लगभग इतने नंबर की थी, लगभग 25 से 30 नंबर के आसपास के स्टैंडर्ड्स पूछे गए थे। और बच्चे, अगर आपकी स्टैंडर्ड्स पे कमांड अच्छी नहीं है तो फिर ऑडिट का पेपर आपका कभी भी अच्छा मार्क्स आपको दिला ही नहीं सकता। पहली बात देखो, जो बच्चे गलती करते हैं कि वो इस पेपर को इतना टाइम नहीं दे रहे, और दूसरा, इस पेपर को वो थोड़ा सा समराइज वे में तैयार करने की गलती कर लेते हैं। बोले भाई साहब, अगर आपको नदियां पार करनी है तो तैरना आपको आना चाहिए। इनकेस अगर आपने कुछ समरी वे में तैयार किया हुआ है, समराइज नोट्स आप पढ़ रहे हो, तो सॉरी, उस पेपर में आपका, मैं कह सकता हूं कि रिवीजन तो आपका इफेक्टिव है कि आपने कम टाइम में पूरा रिवाइज कर लिया, लेकिन वो समरी को आप अपनी पहली प्रिपरेशन के लिए तो आप प्रीफर नहीं करेंगे ना। तो आपको पहली बार बहुत डिटेल पढ़ना होगा। देखो, या तो ये पेपर टाइम लेगा, सिंपल सी बात है बच्चे, भी पेपर टाइम लेगा। अगर ये टाइम आप उसको पहली बार में, जितने पेपर डिजर्व करता है कि हाँ कि मुझे इतना टाइम दीजिए, तो जितना टाइम इसको आप पहली बार में दे देंगे, जितना टाइम आप इसको पहली बार में देंगे, नो डाउट कि ये पेपर आपको अच्छा स्कोर करा के देगा। लेकिन अगर आपने पहली बार में इसको टाइम नहीं दिया, तो मैंने क्या कहा, पेपर तो टाइम लेगा, एक अटेम्प्ट में नहीं दिया तो दूसरा अटेम्प्ट आएगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। तो पहले अटेम्प्ट में बच्चे आप टाइम दे रहे हो, नहीं निकलता है बिकॉज तैयारी गलत करी थी, स्ट्रेटजी गलत थी। सेकंड अटेम्प्ट लग गया, तैयारी आपने वहां पे भी करी है। तो जितना टाइम आपने इन दोनों अटेम्प्ट में मिला के बेटा इस पेपर को दिया था, अगर नालायक हो उसको पहली बार में ही आपने दे दिया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आपका ये पेपर और आपका जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ये क्लियर होगा। तो पहली बात, इस पेपर को है ना आपको शॉर्टकट वे में बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं देखता हूं कि जब रिजल्ट आता है ना तो बच्चों की कई बार क्वेरी कितनी भरमार आती है कि सर फास्ट ट्रैक बैच दे दीजिए, फास्ट ट्रैक बैच दे दीजिए, और ये फास्ट ट्रैक नाम से सुनते ही चिढ़ मच जाती है कि फास्ट ट्रैक क्यों। जब आपको पता है कि यार अटेम्प्ट लगा हुआ है, तैयारी नहीं है, तो तब भी आप फास्ट ट्रैक पे जा रहे हो, रिवीजन पे, मतलब समरी नोट्स पे आप जा रहे हो। आप डिटेल पढ़ना क्यों नहीं चाहते? तो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि इस पेपर को टाइम दीजिए, इस पेपर को टाइम दीजिए। जितना टाइम आप अकाउंट को दे रहे हो, जितना टाइम आप एफआर को, सॉरी नॉट एफआर, एसएफएम को आप दे रहे हो, उतना टाइम आपको इस पेपर को भी देना होगा। तो पहली प्रॉब्लम टाइम की। दूसरी प्रॉब्लम कि बच्चा इस पेपर को थोड़ा सा समरी वे में लेके चल रहा है, नहीं, वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इस पेपर को बहुत डिटेल में तैयार करना है। जब टाइम ज्यादा देंगे आप, तो नो डाउट आप चीजों को फिर डिटेल में तैयार करना शुरू करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं कि बच्चा क्यों इस पेपर में स्कोर करके नहीं आ रहा, और आपको फिर क्या करना चाहिए, इन गलतियों से कैसे आपको ओवरकम करना है। तो टाइम आपको देना है, और दूसरा, आपको शुरू से ही डिटेल पढ़ने की आदत डालनी है। हर चीज के पीछे आप लॉजिक को ढूंढने का अटेम्प्ट करेंगे। अगर देखो स्टैंडर्ड्स को आप रटेंगे, कोई भी प्रोविजन है उसको अगर आप रटेंगे, तो उसको आप लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में आप रिटेन कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप चीजों के लॉजिक के पीछे जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात के पीछे लॉजिक क्या है, तो जब वो लॉजिक आपको समझ में आता है ना, कंसेप्ट तब निकल के आता है। और पेपर में अगर स्कोर करना है तो रट्टाफिकेशन भाई साहब नहीं चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो 30 नंबर का आपका एमसीक्यू आता है, वो डेफिनेटली आप स्कोर करके आओगे इसके अंदर। 30 नंबर के एमसीक्यू के लिए क्या आप रट सकते हो? क्या रट के एमसीक्यू अटेम्प्ट किए जा सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चे आप। हो सकता है कुछ एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर जाओ, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली जितने भी आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, और फाइनल लेवल के एमसीक्यू बेटा सिंपल नहीं होते, कंसेप्ट के बेस पर होते हैं। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट सारे नहीं होते। और वो जो कुछ होते हैं वो आपको पेपर क्लियर कराने के लिए काफी नहीं है। पेपर अगर क्लियर करना है तो आपके कंसेप्ट के ऊपर पकड़ करनी है। तो पहला, इस पेपर को टाइम देना है। दूसरा, इस पेपर को आपको डिटेल पढ़ना है, पेपर को आपको डिटेल पढ़ना है। फिर बात करते हैं कि इस पेपर को तैयार करने के आपकी अप्रोच क्या है। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बहुत अच्छा फोकस करते हुए चलना है। रटने से पास नहीं हो सकते, इस बात को बेटा आप बात प्लीज लिख लीजिए। मेरी सारी बात जो बोल रहा हूं ना, प्लीज अगर हो सके नोटबुक में लिखते हुए पॉइंट करते हुए चलना कि सर ने क्या क्या पॉइंट बोले हैं, कि बच्चे क्या गलती करते हैं और हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। दूसरों की गलतियों से अगर आप सीख जाओगे, आपके अटेम्प्ट बच जाएंगे।
अगर अपनी गलतियों से सीखना है तो पहले गलती करो, अटेम्प्ट लगेंगे, फिर आप कहोगे कि हाँ पिछली बार मैंने ऐसे किया था, इस बार मुझे ऐसे नहीं करना। तो अपनी गलतियों से सीखना है तो अटेम्प्ट लगेंगे। दूसरों गलती क्या करके आते हैं उनकी गलतियों से अगर आप सीखेंगे तो एग्जामिनेशन मार्क्स पक्के मैं बोल रहा हूं आपके आएंगे। और उसके लिए क्या करना है कि आप दूसरे बच्चे गलती क्या करते हैं वो आपको शायद नहीं पता होगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो बच्चे फेल होते हैं बेटा उनका एक्सपीरियंस हमारे पास आता है कि बच्चे ने क्या गलतियां की थी, बच्चा डिस्कस करता है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चे ने इस पेपर को टाइम नहीं दिया था, बच्चे ने इस पेपर को समरी वे में लेके गया, ठीक है, और बच्चे ने इस पेपर में कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज किया। आपको कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर चौथी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि बच्चा इस पेपर में लिखकर देखने का अटेम्प्ट करता नहीं है। और बच्चों की कॉमन सी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, ये आप भी रियलाइज करेंगे कि सर हमें ना भूल गए थे, एग्जाम टाइम में ना हमको रिकॉल नहीं हो रहा था, या सर आता तो था लेकिन हमारा हाथ नहीं चल रहा था। ये प्रॉब्लम होती है, रियलाइज करेंगे आप इस वाली बात को कि सर एग्जाम टाइम पे ना हमारा हाथ ही नहीं चल रहा था, या सर आता तो था लेकिन हम भूल गए थे। अब सोचिए प्रॉब्लम आई क्यों। ये देखिए कि जब आपका अकाउंट का पेपर होता है, मैं बात कर रहा हूं चलिए एफआर की, एफआर में कोई भी आपका चैप्टर है तो उस चैप्टर में बच्चे क्या होता है कि पहले आप है ना पूरी की पूरा अपना फोकस किसके ऊपर करते हो, अकाउंट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर करते हो, यही करते हैं ना। और जब कॉन्सेप्ट आपके डेवलप हो जाते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करते हो ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। करते हो नहीं करते? हाँ सब बिल्कुल सही, यही करते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हो। पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस को आप देखते हो, एमटीपी क्वेश्चंस होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, सब कुछ कवर करते हो ना आप। तो आपने कंसेप्ट को सीखा, कंसेप्ट सीखने के बाद आपने उस कंसेप्ट को अप्लाई किया और आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करा। यानी कि आपने केवल ये तो नहीं करा ना कि हाँ आपने केवल कंसेप्ट पढ़ लिए और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमें आ गया, आप सीधा एग्जाम में जाके तो नहीं बैठ रहे ना। कंसेप्ट पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपने उन कॉन्सेप्ट को नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई किया और इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अप्लाई करने के बाद तब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं उससे करके आऊंगा। फिर आप एग्जाम में जाते हो, एफआर का पेपर है, क्वेश्चन सामने आता है, आपने कहा ऐसा तो मैंने किया हुआ है, कंसेप्ट अप्लाई करते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपने इसको टाइम दिया था, आपने कॉन्सेप्ट को समझा था, कॉन्सेप्ट को आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई किया था। लेकिन जो चीज आपको एग्जाम में करनी है उन चीज के ऊपर आपने ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस की हुई थी। अब इसी चीज को अप्लाई करिए जरा आप ऑडिट के ऊपर। ऑडिट में आपने कोई प्रोविजन पढ़ लिया, ठीक है ये तो मुझे आ गया, लेकिन अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उन क्वेश्चन को लिख के एक बार आपने देखा? नहीं देखा। बच्चे ने क्या करा कि बच्चे ने चैप्टर को पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद जिससे भी क्लास ली हो उसकी समरी पढ़ ली, चैप्टर की एक समरी मिल जाती है, चैप्टर की समरी पढ़ ली। अब आपको ये लगा कि हाँ अब इस चैप्टर पे क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा। फिर आपने पास अटेम्प्ट क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन को देखा, हाँ ये आता है ये आता है ये आता है, आता तो है, आता तो है, लेकिन लिखना आता है क्या आपको? आपको उसका आंसर आता है, लेकिन आपको बेटा उसका आंसर लिखना नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज आपने उसको कभी लिखने की प्रैक्टिस करी ही नहीं। अब जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे तो आपको आंसर आता है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे। क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की थी। तो प्लीज बच्चे आपको है ना प्रैक्टिस करनी होगी, लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। एक दो बार डेफिनेटली आपको लिखना पड़ेगा। देखो मैं बात कर रहा हूं, जो सारे टिप्स मैं आपको दे रहा हूं ये मानते हुए कि आपको इस पेपर में 70-80 में स्कोर करना है, कि जो टारगेट आप अकाउंट के लिए सेट करते हो, जो टारगेट आप एसएफएम के लिए सेट करते हो, वही टारगेट सेट करिए आप किसके लिए, ऑडिट के लिए भी। तो जो अप्रोच उनको पेपर को पढ़ने की होती है, जिस अप्रोच पे आप एफआर पढ़ रहे हो, जिस अप्रोच पे आप एसएफएम पढ़ रहे हो, उस अप्रोच पे आप ऑडिट को भी लेके आइए। कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उस पर कौन कौन से क्वेश्चंस लगते हैं वो देखिए, फिर उसको एक बार लिख कर देखिए कि क्या मैं इसका आंसर प्रॉपरली प्रेजेंट कर पाता हूं या नहीं कर पाता। जैसे इस बार जब एग्जाम हुआ तो बच्चे का एक फोन आया कि सर पेपर तो अच्छा गया मेरा, लेकिन है ना मैं एसए के नंबर कोड करके नहीं आया। मुझे ये तो पता है कि हाँ किसके कि एसए की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या लिखना है, लेकिन मैं एसए के नंबर कोड करके नहीं आया। मैंने क्यों नालायक इतना अच्छा काम क्यों किया भाई आपने, आपने एसए के नंबर कोड क्यों नहीं करे? तो बोले सर हाथ चल ही नहीं रहा था। ये पता ही क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि हाँ मुझे आता है, लेकिन सर मैं प्रॉपर लिख ही नहीं पा रहा था वहां पर, बिकॉज उस बच्चे ने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की थी।
तो उस टाइम पे तो मुझे बच्चे को कह सकते हो कि एक आश्वासन देना था कि बेटा कोई बात नहीं, नंबर मिल जाएंगे, बिकॉज अगले पेपर थोड़ी बिगाड़ने थे मुझे उसके। लेकिन मुझे पता है कि बच्चा जहां जहां पर ऐसी गलतियां करके आया है वहां पे उसको स्कोर नहीं होने का। तो आपको प्लीज बार बार लिखना है। फिर सर ये भूलने की आदत को कैसे भूले, उसके लिए ना एक काम करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करने की ना आदत डालनी है। क्योंकि अगर आपको भूलने की बीमारी को आप भूलना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है, बार बार चीजों को ना रीड करने की आप आदत डालिए। आपने ऑडिट को पहले पढ़ा, डिटेल टाइम देना है, अच्छा खासा टाइम दीजिए, कॉन्सेप्ट को आप समझिए, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उस पर क्या करना है आपको, उस कॉन्सेप्ट को ना जैसे आज पढ़ लिया तो 2 दिन बाद फिर याद मत करिए कि बैठ लिया और रटने बैठ गए ना। मैं याद करने के लिए आपसे बोल ही नहीं रहा, नो रट्टाफिकेशन। केवल क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करने की आदत डाल लो। आज पढ़ा है 2 दिन बाद फिर पढ़ लो उस टॉपिक को। और बार बार पढ़ने से नहीं कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, जितनी बार आप पढ़ रहे होंगे ना अगली रीडिंग में टाइम पहली रीडिंग के मुकाबले कम आएगा। बार बार रीड करते हुए चलिए कि हाँ ठीक है मैंने ये रीड कर लिया, अगले दिन फिर रीड करके देखिए, 2 दिन बाद फिर रीड करके देखिए, 5-6 दिन के बाद फिर रीड करके देखिए। आप इतनी बार बच्चे रीड कर लोगे कि एक बार ऐसा होगा कि आप रीडिंग करते करते आपके दिमाग में फ्लो आ रहा होगा, अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये होगा, अगला पॉइंट ये होगा, आपको खुद रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। आपका बेटा जो माइंड है ना, ये बहुत चालाक है। चालाक क्या मतलब कि इसको आप जितना भी चीज दोगे ना उसको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। मतलब आपने इसको ये सिलेबस है, आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। सपोज कि अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल है, ये आपका सिलेबस है, आपका माइंड इसको बहुत ज्यादा ले रहा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि बताइए अगर आपका सिलेबस ये है, तो आपको ये सिलेबस क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। आपका जो दिमाग है उसमें रिटेन करने की ना एक अनलिमिटेड पावर है, जितना चाहो आप रिटेन कर सकते हो। तो कहते हैं ना सिलेबस बहुत वास्ट है, नहीं होता, नहीं। आप शुरू से इस अप्रोच पे जाइए ही मत। आप केवल चीजों को बार बार रीड करने की आदत डालेंगे ना, जितनी बार आप रीड करेंगे उससे क्या होगा, अगली रीडिंग में कॉन्सेप्ट और कुछ और निखर के आएगा, आपको कुछ ना कुछ और लर्निंग होगी कि हाँ ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है। और जितने ज्यादा कंसेप्ट खिल के आएंगे ना, जितना ज्यादा आप रिटेन करेंगे, तो चीजें आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएंगी कि आप भूलने की बीमारी डेफिनेटली भूल जाओगे, और एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से अपने इस पेपर को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए मैंने आपको कि बच्चा इस पेपर की तैयारी में गलतियां क्या करता है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। पहला मैंने आपको बताया कि बच्चा इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए इस पेपर को टाइम नहीं देता, आपको प्रॉपर टाइम देना है। बच्चा शॉर्टकट वे में इस पेपर को तैयार करता है, आपको शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना। रिवीजन के टाइम पे आप ले लीजिए, समरी को मैं मना नहीं कर रहा आपसे, बट समरी आपके जो मेन स्टडी होती है उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती। तो पेपर को प्लीज टाइम दीजिए, डिटेल पढ़िए, कॉन्सेप्ट पर जाइए। तीसरी प्रॉब्लम दी थी मैंने आपको कॉन्सेप्ट को लेकर। और चौथा कि आप इसको प्लीज बार बार रीड करिए, 1-2 बार लिख के देखिए और बार बार इसको आप रीड करिए। अब जो मेरी क्लास के फीचर अगर मैं आपको बताऊं, तो क्लास में पूरा फोकस जो करता हूं ना, कंसेप्ट डिलीवर करने पे करता हूं। एक बार कंसेप्ट अगर आपको दे दिया तो फिर बात आती है प्रेजेंटेशन की, कि सर एग्जाम में हमें अपने क्वेश्चंस को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। तो हैंड रिटन नोट्स वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, बिकॉज फाइनल वाला बच्चा कहीं ना कहीं लिखने में थोड़ा सा कंजूसी करता है, और इतना ज्यादा नोटिंग अगर होती है तो बच्चे के जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जाते हैं। तो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आपके पास होते हैं, प्रॉपर बुक होती है जिसमें पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ के एग्जाम में कैसे आपको प्रेजेंट करके आना चाहिए, ये सारी चीजें, यानी कि बच्चा क्या क्या गलतियां कर सकता है या बच्चे क्या क्या गलतियां करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं बातों को रियलाइज करते हुए ही जो मेरी क्लासेस हैं वो आपके लिए डिजाइन की गई हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया है कि बच्चा गलतियां क्या क्या करता है और वो गलतियां करने से आपको बचना है। मैं फिर से इसके ऊपर एक सेशन लूंगा, ये बात कर रहा हूं मैं नवंबर 23 या मई 24 में जो भी बच्चे अपियर होने के लिए जा रहे हैं उनके लिए। और एक सेशन में कल फिर आऊंगा और उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसका जो आपका पेपर है इसका पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर के बारे में, हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा, और फिर किस चैप्टर को तैयार करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यानी कौन कौन से चैप्टर हैं जिन पर क्वेश्चन जो होते हैं वो केस स्टडी वे में पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जिन पे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली हर एक अटेम्प्ट में आते हैं, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो एग्जाम में रेयरली पूछे जाते हैं, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो एग्जाम में 1 या 2 अटेम्प्ट छोड़ के आते हैं, यानी कि रेगुलर नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आते,
1 या 2 अटेम्प्ट छोड़ के वो पूछे जाते हैं। तो इस पूरे सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 2 सेशन फाइनल वाले बच्चों के लिए है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि बच्चा गलतियां क्या करता है इस पेपर को तैयार करने में, जो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगले सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस पेपर को तैयार करें। चैप्टर वाइज एनालिसिस में आपको करके दूंगा, सिलेबस का पूरा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, किस चैप्टर की क्या कवरेज है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन किस चैप्टर पे जनरली पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट चैप्टर है फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज, स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बन जाते हैं, कौन सा ऐसे एसए है जिस पर क्वेश्चन रेयरली मिस होता है, कौन सा एसए है जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन इतना नहीं पूछे जाते। ये सारी की सारी बातें करूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल बेटा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस ना कर पाओ। ऑडिट की प्रिपरेशन को लेकर कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इस पर प्लीज मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ आप टच में रह सकते हो। 9650315042, 8178701058। और दिल्ली में लक्ष्मीनगर में अगर आप फेस टू फेस बैचेस लेना चाहते हो तो पाराशर पाठशाला दैट इज वे टू पिनेकल, यहां पर मेरी फेस टू फेस क्लासेस चलती हैं। तो वेबसाइट को आप विजिट करिए www.way2pinnacle.com, वहां पर बैच से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो वहां पर आप कर सकते हो, रिसेप्शन का नंबर आपको मिल जाएगा। क्लास के फीचर्स क्या होते हैं वो एक बार मैं फिर से अगर आपको ब्रीफ करूं तो क्लास बहुत डिटेल होती है, कंसेप्ट ओरिएंटेड होती है, कि मेन फोकस आपको कंसेप्ट डिलीवर करने के लिए होता है। स्टडी मटेरियल सर क्या क्या आप देते हो, तो बात करो तो मैं प्रॉपर अपनी एमसीक्यू बुक आपको दूंगा, एक जो भी कंसेप्ट होगा उसके ऊपर एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं आपको। प्रॉपर टेक्स्ट बुक आपको मिलेगी जिसमें ऑल पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, एमटीपी आरटीपी कोई भी क्वेश्चन है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। सर ये क्लास में नोटिंग वगैरह होती है नहीं होती? जबरदस्त होती है, जबरदस्त होती है। कंसेप्ट जो मैं आपको समझाऊंगा उसको, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए बहुत अच्छी खासी नोटिंग आपकी होगी। अल्टीमेटली मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके पास होंगे, पास अटेम्प्ट क्वेश्चन सारी बुक में कवर किए गए हैं, एमसीक्यू आपके पास होगा, एमसीक्यू बुकलेट आपके पास होगी, ये सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। मेन फोकस बेटा मैं फिर से कह रहा हूं कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो अगर इस पेपर को बहुत अच्छे नंबर से टारगेट सेट करिए अपना 70 to 80, जो टारगेट आपका एफआर का था या एसएफएम का था उससे पीछे नहीं रहेगा। हमारी ऑडिट एफआर से कम थोड़ी है, ठीक है ना? तो ऑडिट में अच्छा स्कोर करना है तो जो आज की वीडियो है वो प्लीज जो मैंने गलतियां बताई हैं कि बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है, और नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस मत करना। ये 2 वीडियो में जितनी बातें मैंने आपसे करी हैं उनको अगर आप फॉलो कर लोगे, बिलीव मी इस पेपर में आप एटलीस्ट, लिख के दे रहा हूं, एग्जामिनेशन मार्क्स आप स्कोर करके आओगे ही आओगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। प्लीज एक छोटा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बच्चे आप प्लीज जरूर प्रेस कर दिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।